फिनवेल लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पर्सनल फाइनेंस हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किंतु एक जनरल टेंडेंसी यह होती है कि हम पर्सनल फाइनेंस जैसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। हम कुछ सुनी सुनाई बातों के हिसाब से निर्णय ले लेते हैं और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमें कितना नुकसान हो रहा है या हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारा एडवांटेज उठाने के लिए। इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जैसे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, चिल्ड्रंस एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग आदि के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। उनके बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्स है उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उन पर ध्यान देने के क्या क्या फ़ायदे हैं या हम ध्यान नहीं देते तो क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है, इन पर हम ध्यान देंगे। अगर हम इन महत्वपूर्ण बातों का हमारे पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान देंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। सबसे पहला कदम हमें ये उठाना होगा कि हम सीखने के लिए, जानने के लिए कुछ न कुछ समय निकालें और एक प्रोसेस बनाएं कि हम हफ्ते में 15 मिनट या आधा घंटा कुछ भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए निकालेंगे। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी होगी और हम सही निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए हम अनुभवी लोगों से सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस से सीख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले पाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग टर्म इंश्योरेंस लेने की जगह मनी बैक या एंडोमेंट ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है और उनका इंश्योरेबल अमाउंट कम होता है। यह एक गलत निर्णय होता है जिसमें आप पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं और आपको इंश्योरेंस सफिशेंट नहीं मिल पा रहा। लोग बहुत सी बार यूलिप्स ले लेते हैं जबकि उनका निवेश का समय शॉर्ट टर्म होता है और यूलिप्स आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न दे पाएगा। फिर बाद में उन्हें लिक्विडिटी के समय पैसे की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एनपीएस में आप रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 60% पैसा ही निकाल पाते हैं, 40% पैसा कंपलसरी एन्युटी करना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है भविष्य में आपको लिक्विडिटी का सामना करना पड़े। तो ऐसे निर्णय जब हम जानकारी के अभाव में लेते हैं तो वो हमें किसी न किसी तरह समस्या पैदा करते हैं। इसलिए हमारे पास सही जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इन्फ्लेशन को ना समझना। अगर हम निवेश नहीं करते हैं तो इन्फ्लेशन हमारे पैसे को कम करना शुरू कर देती है। अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है और इन्फ्लेशन की दर 5% है तो एक वर्ष के बाद उसकी वैल्यू 95,000 हो जाएगी अगर हम उसे निवेश नहीं करते हैं। अगर हमारे रिटर्न की दर 3% है और इन्फ्लेशन 5% है तो इसका मतलब यह है कि हम हर वर्ष 2% लूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है तो एक वर्ष के बाद उसकी कीमत 98,000 रह जाएगी। इसलिए निवेश करना जरूरी है और हमारे निवेश की दर हमेशा इन्फ्लेशन की दर से ज़्यादा रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बजटिंग, प्लानिंग और गोल्स डिसाइड करना। हमें सबसे पहले हमारी इनकम और एक्सपेंसेस का एक बजट निर्धारित करना चाहिए। हमारे इनकम एक्सपेंसेस डायरी में नोट करें, उन्हें ऑब्जर्व करें कि कहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कितनी सेविंग करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। अगर हमारी 1,00,000 रुपए की इनकम है तो हम सबसे पहले 30% सेविंग करें, फिर उसके बाद 50% हमारी नीड्स जैसे एजुकेशन, फूड, उस पर खर्चा करें और 20% हम वांट्स जैसे कार, मूवीज़, इन पर खर्चा करें। इस तरह से बजट करने से, प्लान करने पर आप एक
सेविंग कर पाएंगे। जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि हम सेव ही नहीं कर पाते। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती कि अगर लाख रुपए की इनकम है तो हम कितना सेव करेंगे, कितना खर्चा करेंगे। ज़्यादातर पैसा हम खर्च कर देते हैं और फिर निवेश करने के लिए, प्लान करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जब तक हम सेव नहीं करेंगे, हम कहीं पर निवेश या उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। सेव करने के लिए सबसे अच्छा नियम यह है कि सबसे पहले हम सेव करें और उसके बाद जो पैसा बचे उसे खर्च करें। कोई भी चीज़ ऐसी ना खरीदें जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। लग्जरी आइटम्स जैसे महंगे मोबाइल, महंगी घड़ियाँ, इन पर खर्च ना करें, क्योंकि लंबे समय पर इन पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, जबकि इनकी कीमत डेप्रिशिएट ही होती है। हमेशा प्लान करें कि आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। आपका किराने का आइटम, आपकी बिजली के आइटम, आपके खर्चे जैसे रेस्टोरेंट है या ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, इन पर आप कैसे पैसा खर्च कर सकते हैं और कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे आपको कंट्रोल करना है। इनको पूरा नोट डाउन करके इनकी प्लानिंग करें ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो और आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर पाए। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि अगर आप उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो भविष्य में आपके पास जिन चीज़ों को खरीदना है उसके लिए पैसा नहीं होगा। इसके बाद हमें अपने गोल्स निर्धारित करने चाहिए कि हम किन किन उद्देश्य के लिए पैसा निवेश करना चाह रहे हैं। जैसे 15 साल बाद चिल्ड्रंस एजुकेशन, 30 साल बाद रिटायरमेंट प्लानिंग, और इन उद्देश्य के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता होगी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम कितना निवेश करें, उसकी कैसे प्लानिंग करें। गोल्स निर्धारित करने से हमें ये क्लियर रहता है कि हमें कब कितने पैसे की आवश्यकता है और उसकी प्लानिंग करने से उस समय हमें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। सबसे पहले हम एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें जिसमें लगभग 6 महीने के एक्सपेंसेस का पैसा हो। इस फंड को हम सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं जिसका भी रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिल रहा हो, क्योंकि लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स आज की डेट में करीब 3.25% के आसपास है और सेविंग अकाउंट में 3% से कम ब्याज मिल रहा है। कभी कभी कुछ अकाउंट्स में आपको ज़्यादा ब्याज भी मिल सकता है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का सबसे पहला यह फ़ायदा होता है कि किसी भी संकट के समय आपको खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती, आपके पास स्पेस रहता है। दूसरा यह है कि आपको संकट की घड़ी में अपने निवेश को छेड़ना नहीं पड़ता। नहीं तो हो सकता है आपको ऐसे समय पैसा निकालना पड़े जिस समय पैसा निकालना सही नहीं हो और आपको नुकसान उठाना पड़े। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है निवेश शुरू करने में देरी करना। अक्सर यंग जनरेशन यह सोचती है कि वह इस समय निवेश न करके बाद में निवेश कर लेंगे, इससे उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु वो यह जान नहीं पाते कि निवेश शुरू करने में देरी करना मतलब काफ़ी नुकसान उठाना है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि राम और श्याम दो व्यक्ति है। राम 30 वर्ष की आयु में निवेश करना प्रारंभ करता है और श्याम 40 वर्ष की उम्र में। दोनों 3,000 पर मंथ की SIP करते हैं। हम रिटर्न्स 12% एज्यूम कर रहे हैं। राम 30 वर्ष में लगभग 10,80,000 जमा करता है और श्याम 20 वर्ष में 7,20,000 रुपये। राम ने 3,60,000 ज़्यादा जमा करे, किंतु अगर हम 60 वर्ष की उम्र पर दोनों का रिटर्न देखते हैं तो राम के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए हैं और श्याम के पास सिर्फ 30 लाख रुपए। राम के पास 75 लाख रुपए ज़्यादा है, जबकि उसका जो निवेश का अमाउंट है वह सिर्फ 3,60,000 रुपये ही ज़्यादा है। ऐसा इसलिए कि राम को 10 वर्ष में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिला। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। किंतु अगर हम सही समय पर निवेश नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान उठाना पड़ेगा। समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसका महत्व जरूर समझिए।
सिक्स्थ स्टेप है रिस्क कवर करना। हर परिवार के साथ रिस्क होती है कि अगर उनकी जो ब्रेड एंड बटर है वो अर्न करने वाला अगर जीवित नहीं रहता तो उनके परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे और आगे उनकी जीविका कैसे चलेगी। इस रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है और इस रिस्क को कवर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। दूसरा, हम इंश्योरेंस जनरली टैक्स सेविंग पर्पस से लेते हैं कि ईयर एंड में अगर हमें टैक्स बचाना है तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जबकि वो एक एडिशनल बेनिफिट होता है। इंश्योरेंस लेने का मकसद ये होता है कि हम हमारी रिस्क कवर करें कि कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो हमारे परिवार के जो खर्चे हैं उसकी व्यवस्था बनी रहे। फिर जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें लगता है कि एंडोमेंट प्लान या रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमें एंड ऑफ द टेन्योर वापस भी मिल रहा है। टर्म प्लान में सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है, भले ही प्रीमियम कम है, और एंड ऑफ द टेन्योर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। किंतु अगर हम एक उदाहरण से समझे तो टर्म प्लान सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम एंडोमेंट प्लान, टर्म प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान तीनों के रिटर्न्स का कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 वर्ष है, पॉलिसी टर्म्स 30 वर्ष, कैटेगरी नॉन स्मोकर, अमाउंट इंश्योर्ड 1 करोड़। एंडोमेंट प्लान का प्रीमियम 1 लाख पर एनम। टर्म प्लान में प्रीमियम है करीब 12,000 और बचा हुआ 88,000 हम 7,300 पर मंथ की SIP करेंगे। रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान में प्रीमियम है 20,000 और बचा हुआ 80,000 हम 6,600 पर मंथ की SIP करेंगे। इस तरह 30 साल में हम तीनों प्लान में 30 लाख रुपए जमा करेंगे। एंड ऑफ द टेन्योर हमें क्या रिटर्न मिलता है, आइए देखें। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम रिटर्न्स को कंपेयर करें तो एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट करीब 58 लाख रुपीज़ है। टर्म प्लान प्लस SIP में मैच्योरिटी बेनिफिट 2.6 करोड़ और रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान प्लस SIP में मैच्योरिटी बेनिफिट 2.36 करोड़। तो हम ये पाते हैं कि टर्म प्लान प्लस SIP ना केवल हमको सफिशिएंट इंश्योरेंस देगा, बल्कि एंड ऑफ द टेन्योर हमको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा जिसका हम फायदा ले सकते हैं। टर्म प्लान का अमाउंट हर इंडिविजुअल को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करना चाहिए कि उसके कितने एजुकेशन के खर्चे हैं, कितनी EMI पे करनी है, और इस हिसाब से अगर उसको जो भी लमसम अमाउंट मिलेगा उसे जमा करने पर क्या उसके खर्चे निकल पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके महीने के खर्चे 50,000 है तो जो इंश्योरेबल अमाउंट है क्या वो इतना सफिशिएंट होगा कि उसे आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करते हैं तो उसका ब्याज लगभग 50,000 होगा। दूसरा, आप ऑनलाइन टर्म प्लान किसी भी रेपुटेड कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी अच्छा है ले सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टर्म प्लान लेते समय आप आपकी सभी चीज़ें ईमानदारी से डिस्क्लोज करें, जैसे अगर आपकी कोई भी हैबिट है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ ना छुपाएं, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने पर आपको क्लेम ना मिले। टर्म प्लान के साथ राइडर्स भी अवेलेबल रहते हैं और राइडर्स लेना काफ़ी फायदेमंद होता है। टर्म प्लान के साथ राइडर्स लेने का यह एडवांटेज होता है कि समय के साथ आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहता है, बढ़ता नहीं है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ राइडर्स लेंगे तो आपका प्रीमियम समय के साथ बढ़ता जाएगा। क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर्स आपकी इमरजेंसी में काफ़ी मदद कर सकते हैं।
सेवन्थ स्टेप है एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार के लिए लेना। आज की डेट में बीमारियां होना काफ़ी आम बात हो गई है और हॉस्पिटलाइजेशन में काफ़ी बड़ा खर्चा आता है। अगर आपके पास एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तो आपको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशन ज़िंदगी में कभी न कभी आ ही जाती है। इसलिए एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें। अगर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है तब भी आप आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है अगर कभी आप नौकरी छोड़ें और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच में जो 2 महीने का समय होता है उस दौरान आपको अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उस समय आपको किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप कोई भी एक रेप्यूटेड कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट काफ़ी अच्छा हो चूज़ कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 25 से 30 वर्ष की उम्र में आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लें। अगर आपका परिवार है तो फ्लोटर प्लान ले लें। इसका यह फ़ायदा होता है कि अगर आपको किसी भी केस में 35 से 40 वर्ष की उम्र में कोई भी बीमारी होती है जैसे बीपी, शुगर आदि, तो हो सकता है कंपनियां आपसे फिर बाद में प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करें और यह भी हो सकता है कि कुछ बीमारियों को कवर ना करें। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना अर्ली एज में बहुत ज़रूरी है। एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आप एक बेस अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस ले। फॉर एग्जांपल अगर 4 व्यक्तियों का परिवार है तो आप एक फ्लोटर प्लान ले सकते हैं 3 लाख का, और इसके साथ सुपर टॉपअप 10 लाख रुपए तक का ले लें। सुपर टॉपअप लेने से आपको यह फ़ायदा होगा कि अगर किसी भी सिचुएशन में आपको 3 लाख से ऊपर के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो वह आपको सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। टॉपअप प्लान लेने से आपको मल्टीपल क्लेम लेने में दिक्कत आती है। सुपर टॉपअप लेने से आप एक साल में कितने भी क्लेम ले सकते हैं। अगर हम प्रीमियम को कंपेयर करें तो अगर आप 4 व्यक्तियों के लिए 3 लाख का फ्लोटर प्लान लेते हैं तो अगर आप प्रीमियम 3 लाख का 12,000 रुपये देते हैं तो सुपर टॉपअप का प्रीमियम सिर्फ 4,500 रुपये रहेगा। आपका टोटल प्रीमियम 16,500 ही रहेगा। किंतु अगर आप 13 लाख का सीधे इंश्योरेंस लेंगे तो उसका प्रीमियम आपको करीब 19,000 पे करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा ध्यानपूर्वक एक्सक्लूजन लिस्ट यानी कि जो बीमारियां कवर्ड नहीं हैं और वेटिंग पीरियड कितना है, क्योंकि अगर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। इसको ध्यान दें और उस हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस ले। हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम आपकी एज के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे 40 से 45 की कैटेगरी में आपका प्रीमियम अलग होगा, 60 से ऊपर की कैटेगरी में आपका प्रीमियम अलग होगा। अगर आप 70 वर्ष की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो 5 लाख के लिए आपको हो सकता है 40 से 70,000 के बीच में प्रीमियम देना पड़े। यानी कि अगर आप 4-5 साल क्लेम नहीं लेते तो आपका प्रीमियम अमाउंट लगभग 1.5-2 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि 5 लाख के कवर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक मेडिकल फंड क्रिएट करें एक अर्ली एज से, जिससे ओल्ड एज में पहुँचते पहुँचते हमारे पास एक फंड इकट्ठा हो जाए और हमें उस समय हायर प्रीमियम देकर एक कम अमाउंट का इंश्योरेंस लेना नहीं पड़े। मेडिकल फंड क्रिएट करने के लिए हम एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर हम 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हैं और 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं तो 10 वर्ष में हम करीब 2.3 लाख
इकट्ठा कर सकते हैं और 20 वर्ष में 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। 8वां स्टेप है इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जो जानकारियां हैं और जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कभी भी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होता। हमारा इन्वेस्टमेंट कभी भी नीड बेस्ड नहीं होता। हम सिर्फ प्रोडक्ट और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानकर निवेश कर देते हैं कि आज मुझे 50,000 निवेश करना है, मुझे 1 लाख निवेश करना है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, यूलिप अच्छा है, यहाँ रिटर्न अच्छा है, यहाँ ये रिटर्न है, वहाँ वो रिटर्न है, पीपीएफ में अच्छा रिटर्न है, टैक्स बेनिफिट है, और इस बेसिस पर हम निवेश करते हैं जो कि सही नहीं है। हमें सबसे पहले हमारी ज़रूरतों को समझना चाहिए, हमारे गोल्स को समझना चाहिए कि हम क्यों निवेश कर रहे हैं, हमें किस उद्देश्य के लिए निवेश करना है, वह शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है, और फिर उस उद्देश्य के हिसाब से, उस ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश कर रहे हैं तो यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, और लॉन्ग टर्म के लिए फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं या पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमारी आवश्यकता अनुसार चूज़ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 मुख्य ऑप्शंस होते हैं: गोल्ड, शेयर्स और रियल एस्टेट। तीनों असेट क्लास में पैसा निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर्स में अगर सही तरह से लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर्स में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है, ये हम हमेशा सोचते हैं, और इसका जवाब ये है कि तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं। पिछले 20 वर्षों के रिटर्न्स देखें तो तीनों ही ऑप्शंस ने लगभग 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लंबे समय में तीनों ऑप्शंस ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं, किंतु हमें तीनों ऑप्शंस को अपनी आवश्यकता अनुसार चुनना चाहिए। जैसे कि शेयर्स में लिक्विडिटी अच्छी होती है किंतु वोलेटिलिटी रहती है और लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न्स आते हैं। गोल्ड में भी लिक्विडिटी अच्छी रहती है पर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ही अच्छे आते हैं। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी पुअर होती है, आप सेल करना चाहे तो इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है, किंतु रिटर्न्स उसमें भी लॉन्ग टर्म में ही अच्छे आते हैं। तो हम हमारी आवश्यकता अनुसार निवेश को प्लान करें। रियल एस्टेट में हमें अगर निवेश करना हो तो बड़ा अमाउंट लगता है। आजकल रीट्स के थ्रू हम 50,000 रुपये तक भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में, शेयर्स में हम स्मॉल अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं, और अगर हमारा टेन्योर शॉर्ट टर्म हो तो हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इस तरह हम हमारे निवेश को हमारी आवश्यकता अनुसार डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लास जैसे इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट, इसमें एसेट अलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एसेट क्लास की अपनी विशेषताएं होती है और हर समय हर एसेट क्लास अच्छा रिटर्न नहीं देती है। उदाहरण के लिए अगर हम पिछले वर्ष देखें तो कोरोना वायरस के कारण जब इक्विटी मार्केट में काफ़ी फॉल आया, काफ़ी नेगेटिव रिटर्न आए, उस समय गोल्ड के रिटर्न्स शूट अप हुए, गोल्ड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड का भी इन्वेस्टमेंट है तो अगर हमें इक्विटी मार्केट से अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो उस समय हमें गोल्ड से अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे। और अगर हम शेयर मार्केट का, गोल्ड मार्केट का एनालिसिस करें तो जब भी किसी कारण से, डर से अगर इक्विटी मार्केट में फॉल आता है तो पैसा गोल्ड मार्केट की तरफ मूव होता है और गोल्ड प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। इसलिए हमें अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट क्लास में प्रॉपरली एसेट अलोकेट करना चाहिए। यह फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है। ऐसा ना हो कि हमें
शेयर मार्केट में रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं, इक्विटी फंड्स में रिटर्न अच्छे लग रहे हैं, तो हम सारा पैसा उसी में निवेश करें। हमें कुछ पैसा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में भी रखना चाहिए, कुछ पैसा एफडी में भी रखना चाहिए, और हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को ध्यान में रख के निवेश करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो हम किस तरह से निवेश करें। अगर हम फिजिकल गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड ज्वेलरी ले लेते हैं, कॉइन्स ले लेते हैं, तो हमें उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। उसकी बजाय हम अगर सोवेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि उसमें चार्जेस नहीं है और 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गोल्ड में निवेश या प्रॉपर्टी में निवेश या शेयर्स में निवेश, इससे आपका पैसा नहीं बनेगा। आपको निवेश करने के लिए जो सही ऑप्शंस है उसे समझकर चुनना होगा और तो ही आप पैसा बना पाएंगे। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले हम ये जानें कि फिजिकल गोल्ड में निवेश करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उल्टा जो मेकिंग चार्जेस है उसके कारण रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो गोल्ड में निवेश करने के लिए आप कभी भी ज्वेलरी, कॉइन्स ना लें। गोल्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यह म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं। इसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से लिक्विड होते हैं और शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शंस होते हैं। इनमें चार्जेस ज़्यादा नहीं होते, एक्सपेंस रेशो लगभग 1% के आसपास होता है। गोल्ड ईटीएफ में 1 साल के बाद आपका गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट होता है और उस पर टैक्स 20% आफ्टर इंडेक्सेशन की रेट से लगता है। 1 साल के पहले वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन काउंट होता है और हर इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स्ड होता है। गोल्ड ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, किंतु अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। किंतु गोल्ड फंड ऑफ फंड में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक फंड ऑफ फंड के और एक गोल्ड ईटीएफ के। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ईटीएफ के थ्रू निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो सोवेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा निवेश ऑप्शंस है गोल्ड में निवेश करने के लिए, क्योंकि इसमें चार्जेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें आपको गोल्ड प्राइसेस के एप्रिसिएशन के अलावा 2.5% इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, जो कि कोई भी अदर ऑप्शन पे नहीं करता है। इसका टेन्योर 8 वर्ष का होता है, किंतु आप 5 वर्ष के बाद पैसा निकाल सकते हैं। इसे आप स्टॉक एक्सचेंज पर सेल भी कर सकते हैं, किंतु लिक्विडिटी इसकी पुअर होती है। इसमें निवेश करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर अगर लगभग 8 साल का है तो मैच्योरिटी के बाद जो गेन होगा वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, किंतु इसका जो ब्याज है वह टैक्सेबल होता है। इसे आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने पर आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है। सोवेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको लोन भी अवेलेबल है। ई गोल्ड में निवेश करने से उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ई गोल्ड में चार्जेस तो नहीं होते, किंतु जब आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5% कमीशन पे करना पड़ता है और कॉइन्स लेने पर भी चार्जेस लगते हैं, जिसके कारण आपका रिटर्न्स अफेक्ट होता है। इसलिए ई गोल्ड इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है यूलिप्स,
जिसमें निवेश करते समय हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम ये समझते हैं कि उसमें हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि सही बात यह है कि हमें न सही तरह से इंश्योरेंस मिल पाता है न इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस करने का हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता यूलिप्स लेने पर, क्योंकि यूलिप्स का जो प्रीमियम अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं तो यूलिप्स में आपको उसका 10 टाइम्स यानी कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता। अगर हम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें अगर 1 करोड़ के इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए टर्म प्लान लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टर्म प्लान में आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस 12 से 15 हज़ार में भी मिल सकता है। इसलिए यूलिप्स लेने से हमारा इंश्योरेंस लेने का उद्देश्य पूरा नहीं होता, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हम अमाउंट डिसाइड करें, ना कि 10-20 लाख रुपए, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कभी भी हम सिर्फ टैक्स प्लानिंग के हिसाब से ना करें कि ईयर एंड में अगर हमें कुछ टैक्स सेव करना है तो हम कुछ पैसा यूलिप्स में निवेश कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमारी आवश्यकताओं को देखें और उस हिसाब से निवेश करें। यूलिप्स में हमेशा लंबे समय के लिए निवेश ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यूलिप्स के चार्जेस 10 वर्ष के बाद कम होना शुरू होते हैं। 15 से 20 वर्ष के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो यूलिप्स के चार्जेस लगभग उतने ही हो जाते हैं जितने म्यूचुअल फंड के, और उनके रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड के सिमिलर हो जाते हैं। किंतु आपका निवेश का टेन्योर कम से कम 15-20 साल का होना चाहिए। इसलिए हम यूलिप्स में वही पैसा निवेश करें जो हम बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रख सकते हैं। अगर हमें बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है तो वो पैसा यूलिप्स में निवेश ना करें, क्योंकि अगर आप 5 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो आप निकाल तो पाएंगे, किंतु हो सकता है उस पर आपको काफ़ी कम रिटर्न्स मिले। यूलिप्स में निवेश करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जिनके पास लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, जिन्हें बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो लिक्विडिटी की समस्या न आए। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए यूलिप्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लिक्विडिटी की आपको जरूरत पड़ सकती है तो यूलिप्स में निवेश न करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? तो आइए हम एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स दोनों की डिटेल्स को समझते हैं। एनपीएस में चार्जेस म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, किंतु अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इक्विटी और डेट दोनों में ही म्यूचुअल फंड्स ने 1 या 2% रिटर्न एनपीएस से ज़्यादा दिए हैं, चार्जेस कम होने के बावजूद भी। इसलिए लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स के मामले में ज़्यादा बेहतर है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनपीएस में 60 वर्ष के बाद या 70 वर्ष के बाद आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ 60% पैसा ही विड्रॉ कर सकते हैं। 40% आपको कंपलसरी एन्युटी करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आपके पास कई अच्छे ऑप्शंस हो जिनमें निवेश करके आपको अच्छा पैसा मिल सके, आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो, और एनपीएस में वो 40% पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी तरह की समस्या आ सकती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। एनपीएस में टीयर 2 में आप डेट फंड में निवेश करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें चार्जेस कम होते हैं, इसलिए रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकेंगे। उसमें आप निवेश कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस के रिटर्न से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थोड़े बेहतर हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए।
जैसे सबसे पहला कि हम फ्लैट में निवेश करें या प्लॉट में, कौन सा निवेश ज़्यादा बेहतर है। प्लॉट में निवेश करने से आपको फ्लैट में निवेश करने के कंपैरिजन में हायर रिटर्न्स मिलते हैं। प्लॉट में निवेश ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, पर प्लॉट का अगर आप लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। प्लॉट पर लोन लेने पर किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और आपको किसी भी तरह का रेंट भी प्राप्त नहीं होता। प्लॉट में एक ये रिस्क होती है कि कभी भी किसी तरह का अगर एंक्रोचमेंट आ जाए तो आपको उस समस्या से भी निपटना पड़ता है। फ्लैट में निवेश करने से आपको प्लॉट के कंपैरिजन थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, किंतु एंक्रोचमेंट जैसी समस्या से सामना नहीं करना पड़ता। फ्लैट में आपको रेंट भी मिल सकता है और हाउसिंग लोन लेने पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। हाउसिंग लोन लेने पर आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक और अंडर सेक्शन 24 2 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। फ्लैट पर लोन लेने पर जो आप लोन लेंगे वो लो रेट होता है। होम लोन लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फिक्स रेट बेटर है या फ्लोटिंग रेट। तो सबसे पहले हम ये समझें कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या फ़र्क होता है। फिक्स रेट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है पूरे टेन्योर के लिए, किंतु बैंक्स आजकल इस तरह का फिक्स रेट होम लोन नहीं दे रही। आज की डेट में बैंक्स आपको फिक्स रेट होम लोन सिर्फ कुछ ही टेन्योर के लिए देती है। उदाहरण के लिए HDFC आपको सिर्फ 2 वर्ष के लिए फिक्स रेट होम लोन देती है। 2 वर्ष के बाद वह फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब भी फिक्स रेट होम लोन लेते हैं आपको लगभग 1.5% ज़्यादा चार्ज होता है। तो अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट का, तो फिक्स का करीब 8.5% होता है। फिर 2 वर्ष बाद वो फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी की सिचुएशन में अगर आप फिक्स रेट होम लोन लेंगे तो जिस तरह से अभी होम लोन रेट काफ़ी लो चल रहा है, आप शुरू में 1.5% ज़्यादा देंगे और 2 वर्ष बाद आपका फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 वर्ष बाद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप तब भी हायर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए इस सिचुएशन में कि बैंक आपको पूरे टेन्योर के लिए अगर फिक्स रेट होम लोन नहीं दे रही, तो आप शुरू से ही फ्लोटिंग रेट होम लोन ले, वही फ़ायदेमंद होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% भी कम होता है तो 30 वर्ष के टेन्योर में 50 लाख के लोन पर आपको करीब 3.5 लाख का फ़ायदा होता है। दूसरा, टेन्योर। हमें हमेशा ये लगता है कि अगर टेन्योर बढ़ेगा तो हमारी EMI कम हो जाएगी और वो हो सकता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जबकि होता है ये कि जितना टेन्योर बढ़ता है उतना आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए आप 50 लाख का लोन लेते हैं 30 वर्ष के लिए, या तो आप 20 साल के लिए लें या 30 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 7.35% माने तो दोनों में इंटरेस्ट अमाउंट का जो फ़र्क है वो करीब 28 लाख रुपए होता है। इसलिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना कम से कम टेन्योर पॉसिबल हो उतना टेन्योर रखें, भले ही EMI ज़्यादा हो। अगर आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दूसरी बैंक से प्राप्त होते हैं तो आप 12 महीने के बाद होम लोन ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर 0.5% इंटरेस्ट भी कम होता है तो लंबे समय में आपको 3-4 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। किंतु होम लोन ट्रांसफ़र करते समय दूसरे खर्चे जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आदि को ध्यानपूर्वक समझकर कैलकुलेट करें और फिर देखें कि टोटल आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और उसी हिसाब से फिर आप होम लोन ट्रांसफ़र करें।
अगर आप चाहें तो आपके जो एग्जिस्टिंग होम लोन है उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है वह भी आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसके थ्रू आप मिनिमम 50,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं और आपको प्रॉपर्टी मेंटेन करना, रजिस्ट्री आदि के झंझटों से भी मुक्ति मिल जाती है। किंतु रीट्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी नया है। सिर्फ 3 ही रजिस्टर्ड रीट्स अवेलेबल है। इनकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिक्विडिटी भी पुअर है, इसलिए आप इसमें छोटा सा अमाउंट ही निवेश करें। आगे चलकर जब रीट्स के नंबर्स बढ़ते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद आप आपका निवेश बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमें निवेश से जो फ़ायदे मिलने चाहिए, जैसे अच्छे रिटर्न, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, वो सभी प्राप्त होते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी आसान भी होता है। म्यूचुअल फंड्स में मेनली 3 तरह की स्कीम्स होती है। पहली इक्विटी ओरिएंटेड, जिसमें पैसा शेयर मार्केट में निवेश होता है। दूसरी डेट ओरिएंटेड, जिसमें पैसा डेट मार्केट जैसे डिवेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, इसमें निवेश होता है। और तीसरी हाइब्रिड फंड्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई स्कीम्स। इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों की अपनी एक प्रकृति होती है और अपनी अपनी रिस्क और वोलेटिलिटी भी होती है। जब भी हम निवेश करने का निर्णय लें तो हम ये समझें कि इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट की क्या प्रकृति है, क्या वोलेटिलिटी है, क्या रिस्क है, और हम हमारे निवेश से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, उसका टेन्योर क्या है, और उस हिसाब से सोच समझकर प्रोफेशनल एडवाइस लेकर निवेश करें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय यह एक आम गलती होती है कि निवेशक बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्रोफेशनल से सलाह लिए बगैर निवेश कर देते हैं और हो सकता है उन्हें नुकसान उठाना पड़े। इक्विटी फंड्स में हम जब भी निवेश करें, हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा टेन्योर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि 5 साल 10 साल। अगर हमारा टेन्योर लॉन्ग टर्म नहीं है तो हम इक्विटी फंड्स में निवेश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है 2-3 साल में मार्केट वोलेटाइल रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स ना मिले। दूसरा, इक्विटी फंड्स में निवेश करते समय आप जनरली फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज़ करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी भी पर्टिकुलर थीम में जाने में रिस्क ज़्यादा होती है। अगर वो थीम अच्छी से चलती है तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं चलती तो आपको ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते समय आप आपके टेन्योर के हिसाब से फंड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ दिन के लिए निवेश कर रहे हैं तो लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड्स ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 3 साल 5 साल का है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड चूज़ कर सकते हैं। किंतु डेट फंड्स में आप जब भी निवेश करें, आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल का ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट साइकिल आने वाले समय में कैसी रहेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न्स घटते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न्स बढ़ते हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से निवेश करेंगे तो डेट फंड्स में हमें वोलेटिलिटी और नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। डेट फंड्स के लिए स्कीम चुनते समय आप हमेशा हाई क्वालिटी पेपर्स वाली स्कीम में निवेश करें, ना कि हाई रिटर्न्स देने वाली, क्योंकि लो रेटेड पेपर में निवेश करने से कभी भी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि पास्ट में हमने देखा है कि कई स्कीम्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम पैदा हुई क्योंकि उनका निवेश लो रेटेड पेपर्स में था।
म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय हमेशा ध्यान में रखें कि एक रेपुटेड फंड हाउस जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उसी में निवेश करें। इसके अलावा पोर्टफोलियो को भी चेक करें कि पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, उसमें सफिशेंट एईएम हो और एक्सपेंस रेशियो कम हो। कई बार कुछ निवेशक इक्विटी फंड से अच्छा रिटर्न्स नहीं कमा पाते, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी हो, और उसका एक मुख्य कारण यह है कि वे शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल लेते हैं। जनरली ये देखा गया है कि निवेशक 2 से 3 साल के भीतर ही निवेश को वापस निकाल लेते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। अगर हम 1,000 रुपये की एसआईपी 10 वर्ष के लिए करते हैं और 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं तो हमें करीब 2 लाख रुपए मिलेंगे। किंतु यही टेन्योर अगर 20 वर्ष है तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। लंबे समय में निवेश करने का यह फायदा होता है, हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और निवेशक को जब भी हम निवेश प्लान करें उसी वक्त मानसिक तौर पे तैयार रहना चाहिए कि वे लंबे समय के लिए निवेशित रहेंगे। शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, किंतु लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे रिटर्न्स आते हैं। शॉर्ट टर्म में किसी भी नेगेटिव न्यूज़, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन या वॉर, कोई भी प्रॉब्लम है और मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उस समय घबरा कर पैसा ना निकालें। इक्विटी फंड्स के रिटर्न दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे बैंक एफडी जैसे नहीं होते कि आपको हर साल कुछ रिटर्न मिलेगा। इक्विटी फंड्स में कभी 2-3 साल नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं और हो सकता है एक साल में आपको 100% रिटर्न भी मिल जाए। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो एक लंबे समय में इक्विटी फंड्स आपको हमेशा अच्छे रिटर्न दे देता है। हम अगर बीएसई सेंसेक्स का एनालिसिस करें तो 10 वर्ष के अंतराल में हम ये पाएंगे कि सेंसेक्स ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिए। अगर आपने 2005 में निवेश किया है और आप 2015 तक स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। इस दौरान हो सकता है मार्केट में वोलेटिलिटी हो, अप्स एंड डाउन। इक्विटी फंड्स में जनरली इन्वेस्टर जब मार्केट में तेजी होती है तब निवेश करते हैं और कुछ समय बाद जब शेयर मार्केट में फॉल आता है तो घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं। इस कारण अक्सर उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। निवेशक को हमेशा ये समझना चाहिए कि जब वैल्यूएशन हाई हो तब या तो वो एसआईपी एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या उस समय लमसम निवेश ना करें, क्योंकि अगर आप हाई वैल्यूएशन पर लमसम निवेश करेंगे तो लंबे समय में रिटर्न देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वैल्यूएशंस को हम कैसे मेज़र करें, आइए जानें। सबसे पहला वैल्यूएशन मेज़र है पीई। पीई जब भी 28-30 से ज़्यादा हो इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड होने के चांसेस है। अगर हम 2000 की पीक देखें तो उस समय पी करीब 28 थी और उसके बाद शेयर मार्केट में काफ़ी फॉल आया था। इसलिए हाई पी के समय लमसम निवेश अवॉइड करें। दूसरा, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 2007-8 में 115 से ज़्यादा था और उस समय मार्केट ओवर वैल्यूड था और बाद में हमने देखा कि शेयर मार्केट में एक साल के बाद काफ़ी फॉल आया। इसलिए मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो जब भी 115 या इससे ऊपर हो इसका मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड है, आप लमसम निवेश अवॉइड करें। तीसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हों तो ये एक इंडिकेटर होता है कि आने वाले समय में शेयर मार्केट में फॉल आ सकता है और ऐसे समय भी आप लमसम निवेश अवॉइड करें।
निवेशकों ने जब भी लो पी यानी कि मार्च 2020 में जब कोविड-19 के कारण शेयर मार्केट में काफ़ी फॉल आया था, उस समय पी करीब 17 के पहुंच गई थी। निवेश किया, उन्हें शॉर्ट टर्म में ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हुए। इसलिए हमेशा जब भी पी लो हो, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कम हो, इंटरेस्ट रेट लो हो, आप लमसम निवेश करेंगे तो भविष्य में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होंगे। टैक्स प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि हम हमेशा टैक्स प्लानिंग या टैक्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो ईयर एंड में ही करते हैं, बजाय इसके हम उसे साल की शुरुआत में कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप अगर एसआईपी कर दें तो वो आपके लिए साल भर में एक अच्छी एवरेजिंग भी देगा और आपका निवेश भी हो जाएगा। दूसरा, निवेश का विकल्प चुनते समय सिर्फ टैक्स बेनिफिट नहीं ध्यान में रखें, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके गोल्स को भी ध्यान में रखें कि अगर हम 50,000 रुपये एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो हम ये भी ध्यान में रखें कि वह 60 वर्ष तक लॉक इन रहेगा। इसकी बजाय अगर हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश कर दें तो हमारा लॉक इन सिर्फ 3 वर्ष का रहेगा और हमें एक अच्छा रिटर्न विथ टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त होगा। तो निवेश का विकल्प हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे गोल, उस हिसाब से सोच समझ कर करें। फाइनेंशियल प्लानिंग के एंड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है विल करना। आपको आपके जो भी फाइनेंसेस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको आपको आपके फैमिली मेम्बर्स में जैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक प्रॉपर विल जरूर बनाएं। अगर आप विल नहीं बनाते तो फैमिली में डिस्प्यूट होना, बच्चों के लिए परेशानी होना लाजमी है और जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ जस्टिस हो तो आप विल जरूर बनाएं और उसे रजिस्टर भी जरूर कराएं। हम देख सकते हैं कि पास्ट में जब कुछ लोगों ने विल पर ध्यान नहीं दिया तो उनके परिवार के सदस्यों को काफ़ी मुसीबतों का, कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हमने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी गलतियां होती है जिनके कारण हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, उन सबको शॉर्ट में कवर किया है। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान में रखेंगे तो आप काफ़ी नुकसान से बचेंगे, सही निर्णय ले पाएंगे और आपको सुरक्षा और बेस्ट रिटर्न दोनों प्राप्त होंगे। यह आपकी वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप finvaluewell.com पर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में हर टॉपिक की लिंक दी हुई है। आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं उस पर विजिट करके डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके शेयर करें और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।